एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फेस करते हैं प्रॉब्लम भी एंड एट द सेम टाइम find it difficult to understand also. So that is the Nazism and the rise of Hitler. So this is a very interesting chapter, guys, but still due to the chapter is not very much structurized in the NCERTs. Students face a lot of problems, but I am here to solve your queries too. So start करने से पहले हम लोग थोड़ा टाइमलाइन पर फोकस करते हैं। देखिए, इसमें ना 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में कॉम्प्लिकेशंस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको दो चीज़ों के बारे में साइमल्टेनियसली पढ़ना है। पहला है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी और दूसरा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी। तो दो टाइम पीरियड्स की हम बात कर रहे हैं, और बेसिकली इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे जो जर्मनी, जो कि एक हारी हुई कंट्री थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कैसे वो अपना एक एक जर्नी जो है वो रेडी करती है, एक जर्नी जो है वो ट्रैवल करती है टू बिकम दी ग्रेट पावर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द 1939 एंड 40s, जहां पे वो पूरी वर्ल्ड को जो है वो कॉन्कर करना चाह रही थी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू देना चाहूंगी कि जो चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी में, उसमें स्टार्ट होता है हेलमुथ से, और जहां पे हमें ये पता चलता है कि फाइनली द वर्ल्ड वॉर 2 हैज एंडेड। एंड वर्ल्ड वॉर 2 जो एंड हो गया, उसके कारण क्या हो रहा है कि जितने भी नाजी पार्टी के मेंबर्स थे एंड जितने भी लोग अफिलिएटेड थे, उनसे लोग जुड़े हुए भी थे, वो सारे एक एक करके वो अपने आप को सुसाइड करे, बिकॉज द वर्ल्ड विल नॉट लीव देम, पीपल विल नॉट लीव देम। ठीक है, और इसके कारण हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो इमर्ज होने लगती है। अब उसकी बैक स्टोरी में अगर हम जाए तो हम ये देखते हैं कि इट वॉज द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो टाइम पीरियड है 1914 से लेके 1918 तक। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो दो पावर्स के बीच में होती है। ये हमेशा से गाइस सबको, बच्चों को, तो मैं जहां भी मैंने अभी तक टीच किया है, एवरी स्टूडेंट फेसेस प्रॉब्लम। मैम सेंट्रल पावर्स कौन है? अलाइज पावर करना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, अलाइज विन। ठीक है, अलाइज पावर जो है वो जीतते हैं। ठीक है, और वो क्यों जीतते हैं? उनकी जीतने की वजह है हमारे यूएसए। क्यों? क्योंकि जो यूएसए है वो एंट्री लेता है वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1917 में, और जर्मनी और सेंट्रल पावर्स जो है उनको हरा देता है, और उनको जबरदस्ती एक ट्रीटी होती है जिसको बोला गया है ट्रीटी ऑफ वर्सेस, उसमें उनको इनकॉर्पोरेट करता है, उनसे वो साइन करवाता है। अब क्वेश्चन आता है, मैम ट्रीटी ऑफ वर्सेस क्या है? ट्रीटी ऑफ वर्सेस ये है कि जर्मनी की जो आर्मी थी उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया। ठीक है, जर्मनी को एक कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ा, और तीसरा पॉइंट है कि जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज थे उन पे फोर्सफुल कैप्चर हो गया अलाइज पावर का। अब एक वर्ड जो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डीमिलिटराइज का मतलब क्या होता है? डीमिलिटराइज का मतलब ये होता है कि जब आपकी आर्मी जो है, आप अपनी आर्मी को यूज ना कर पाओ। ठीक है, एक कहते हैं ना, जैसे सिचुएशन समझो कि आपको भूख बहुत लग रही है बट आप खाना खा नहीं सकते हो। सेम चीज यहाँ जर्मनी के साथ भी हो रही थी। जर्मनी की जो आर्मी थी उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया था, कि यानी कि जर्मनी के पास कोई आर्मी नहीं थी, उसको बैन लगा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो लोन्स पे लड़ी गई थी। लोन्स समझते हैं आप लोग? लोन्स मतलब होता है कर्ज पे लड़ी गई थी। लड़ी गई थी मतलब फाइट हुई थी उस पे। जब लोन पे लड़ी गई थी, उसके कारण क्या हुआ कि जो विनिंग पावर्स थे उन्होंने ये बोला कि भाई वॉर लड़ने के कारण क्या हुआ, बहुत पैसा खर्चा हो गया ऑलरेडी। जब बहुत ज्यादा पैसा, हेवी प्राइस जब वॉर के कारण हो चुका है खर्च, तो जितना भी जो हार गई है कंट्रीज, जैसे कि जर्मनी हो गई, टर्की हो गई, जो सेंट्रल पावर्स थी, उनको एक कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा। किनको? विनिंग अलाइज को। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर जर्मनी जो है उसकी जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फील्ड्स हैं, जैसे कि कोल फील्ड्स हो गई, गोल्ड रिजर्व्स हो गए, इन सब का कंट्रोल किसके अंडर आ जाएगा? इन सब का कंट्रोल आ जाएगा विनिंग अलाइज पे। ठीक है, कि विनिंग अलाइज जो पावर थे उनको इनका कंट्रोल जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इस वॉर के कारण क्या हुआ कि बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट्स जो है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे हमें देखने को मिलते हैं, जिसपे कि हम ये सबसे बड़ा
हमें ये देखने को मिलता है कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जितना भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला वो सब एक्चुअली चला था लोन्स पे, और इसके कारण जब वॉर जो है वो खत्म हुआ तो लोगों पे बहुत ज्यादा कर्ज जो है वो कर्ज में डूब गए थे। ठीक है, कर्ज में कौन डूबे होंगे? जो लोग वॉर फाइट किए होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसको वीएमर रिपब्लिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रशिया की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं, वैसे यहाँ पे जर्मनी की पार्लियामेंट को वीएमर रिपब्लिक कहते हैं। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है कि जो सपोर्टर्स थे वीएमर रिपब्लिक के, उनको बोल दिया गया नवंबर क्रिमिनल्स। उनको क्या बोल दिया गया? नवंबर क्रिमिनल्स। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं क्या हो रहा है कि जर्मनी में जो लाइफ ऑफ सोल्जर्स एंड आर्मी मैन है उसको बढ़ा चढ़ा के ग्लोरीफाई करके दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? क्योंकि लोगों को ये चाहते थे, ये करने का मकसद ये था कि जर्मनी को हमें स्ट्रांग दिखाना है, क्योंकि जर्मनी की तो ऑलरेडी बैंड बच चुकी थी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के कारण। ठीक है, तो क्या हो रहा था तो हम देखते हैं क्या हो रहा था कि ग्लोरीफाई इसलिए करके वो दिखाना चाह रहे थे कि जर्मनी कितनी स्ट्रांग है। तो अब क्या हुआ, रियलिटी हम देखते हैं कि क्या है, कि रियलिटी ये थी कि सोल्जर्स जो है उनकी लाइफ बहुत बुरी थी ट्रेंचेस और बंकर्स में, और वो लोग एक्चुअली में उन लोगों के साथ रह रहे थे, चूहों के साथ, जो कि कॉर्प्सेस मतलब होता है कि जिंदा लाशों के बीच में, जो कि जिनके ऊपर चूहे उनको कुतर कुतर के खा रहे हैं, उनके साथ वो लोग रह रहे थे। सो यू कैन इमेजिन हाउ पैथेटिक एंड टेरेबल सिचुएशन इट वाज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर जो है वो सेंटर हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंस हो गई। पब्लिक स्फेयर में डेमोक्रेसीज जो यूरोप की थी वो सारी इनस्टेबल होती रही। उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जर्मनी में जितना भी वॉर है लड़ा गया वो लोन्स पे लड़ा गया। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जितना भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिलता है वो सारा एक्चुअली किस पे लड़ा गया है? लोन्स पे लड़ा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब लोन्स पे आप इतना वॉर लड़ रहे हो तो उसके कारण क्या होगा कि जर्मनी में उनकी जो गोल्ड रिजर्व्स थी वो भी डिक्लाइन करने लगी, और जब वो लोग लोन को रीपे करने में फेल हो गए, कौन फेल हो गए? जर्मनी जब फेल हो गई अपना लोन रीपे करने में फ्रांस को, तो उसने क्या किया? फ्रांस ने उसका इंपॉर्टेंट कोल एरिया जो है, कोयले की खदान का एरिया जिसको रुर कहते हैं, वो किसके अंडर कंट्रोल में आ गया? फ्रांस के। अब यहाँ पे जर्मनी को चढ़ गया भाई गुस्सा। ठीक है, कि जर्मनी बोला भाई तूने पहले ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंडर मेरी बैंड बजा दी, तूने मेरी आर्मी छीन ली, तूने मेरे इंपॉर्टेंट रिजर्व्स को भी छीन लिया, उसके बाद तूने मेरी मेरी बैंड बजाने के लिए तूने और क्या किया कि मेरे कोल रिजर्व्स भी ले लिए। ठीक है, मेरे पे कॉम्पेंसेशन भी लगा दिया। तो जर्मनी ने गुस्से में आके क्या किया कि जो करेंसी होती है ना गाइस, पैसा जो होता है वो अनलिमिटेड छपवा दिए, और इसके कारण क्या हुआ? तो इसके कारण क्या हुआ गाइस? हाइपर इन्फ्लेशन देखने को हमें मिला। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मैं आज आपको समझाती हूँ बहुत इजी वे में। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्री पैसा उतना ही छापती है, करेंसी उतना ही प्रिंट करवाती है जितना कि उस टोटल करेंसी के वैल्यू की असेट या फिर उतना सामान आपके पास अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा घर का खर्चा 20,000 रुपए है तो मेरे घर में इनकम भी 20,000 की हो रही है, तभी मैं खर्चा 20,000 का कर रही हूं। ठीक है, पर अगर मैं क्या करूं कि मेरा खर्चा घर का है 20,000 रुपए और मैं 15,000 ही लेके आ रही हूं, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस? हो जाएगी ना। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो असेट है, आपकी कंट्री का जो सामान का वैल्यू है वो कम है, और उससे ज्यादा क्या आपने नोट्स छाप दिए। तो इससे क्या होगा कि हाइपर इन्फ्लेशन आएगा, जहां पे जो वैल्यू है करेंसी की, वैल्यू समझिए, वैल्यू जो है करेंसी की वो हो जाती है डिक्लाइन। ठीक है, जो वैल्यू है करेंसी की वो डिक्लाइन हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है कि कंट्री में जो पैसा है वो रद्दी के भाव हो जाता है। कि फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आज मैं 10 रुपए का अगर मैं कोई कुरकुरे का पैकेट ले रही हूं तो वो कल को मुझे 100 रुपए में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो वैल्यू है करेंसी की वो डिक्लाइन हो गई है।
क्योंकि 10 रुपए अब 1 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो अगर 10 रुपए का कुरकुरे खरीदना है तो मुझे अब उसके लिए 100 रुपए पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है करेंसी की वो डिक्लाइन कर गई है। अब इस टाइम पे क्या होता है कि जर्मनी जो है वो डिपेंडेंट किस पे है? यूएसए पे। और यूएसए बाबा की खुद बैंड बच जाती है 1929 में। क्यों बचती है गाइस बैंड? क्योंकि क्या होता है वहां पे कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है और जो यूएसए की फेमस वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो स्टॉक मार्केट कंपनी थी वो जाती है कोलैप्स, और जिसके कारण अमेरिका के बेचारे की खुद बैंड बच जाती है। तो बोलता है भाई मैं तो खुद ही कंगाल हो गया, मैं तेरी क्या ही मदद करूं। तो जर्मनी से वो हाथ जोड़ के निकल जाता है। अब इसके कारण क्या होता है कि जर्मन इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत लॉस में है, हाइपर इन्फ्लेशन भी आ चुका है, करेंसी की जो वैल्यू है वो भी डिक्लाइन हो गई है। अब क्या होने लगा कि लोगों की जो जॉब्स थी वो भी जाने लगी। जब लोगों की जॉब्स जाने लगी तो लोग जो है वो रेडी हो गए कि हम कोई भी काम किसी भी पैसे पे हम करने को रेडी हैं। अब ये जब चीज होने लगी तो अनएम्प्लॉयमेंट आने लगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट आई तो लोग जो है यूथ, जो कि कहते हैं ना नौजवान वर्ग, जो यूथ है वो क्या हुआ कि गंदे वाले काम में इन्वॉल्व हो गए। गंदे काम हो गए, गैम्बलिंग, सट्टा बाजारी, क्रिमिनल एक्टिविटीज वगैरह में इन्वॉल्व हो गई। और मिडिल क्लास जो था वहां पे उसको ये लगने लगा, उसको ये डर लगने लगा कि कहीं मैं अपना मैं जो हूँ मिडिल क्लास जो है उसको ये डर लगने लगा कि कहीं हमारा प्रोलेटराइजेशन ना हो जाए। प्रोलेटराइजेशन का मतलब है कि हम वर्किंग क्लास में रिड्यूस ना हो जाए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जब मिडिल क्लास जो है उसकी जितनी भी सेविंग्स है वो भी खत्म होने लगी। और सेविंग्स खत्म क्यों होने लगी? क्योंकि जो वैल्यू थी करेंसी की वो डिक्लाइन होगी। वैल्यू करेंसी की डिक्लाइन क्यों हुई? क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन आया। और हाइपर इन्फ्लेशन क्यों आया? क्योंकि जर्मनी ने बेवकूफी की थी, उसने बिना सोचे समझे बहुत सारी करेंसी प्रिंट करवा दी थी, ठीक है। अब फिर क्या होता है, पॉलिटिकली हम देखते हैं कि वीएमआर रिपब्लिक पे लोगों का भरोसा उठ गया था, वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो गई थी, मेसी हो गई थी, अनस्टेबल हो गई थी और वल्नरेबल भी हो गई थी। और लोगों को ये डर लग रहा था कि अब जो है हमें फिर से डिक्टेटरशिप का सामना करना पड़ेगा। सो टुडे इन द क्लास आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द सेक्शन 1। अगर आप में से किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल देन टाइम रीड द चैप्टर thoroughly and thank you so much for watching my video till the